अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 11.9 से 11.16 तक। इस लास्ट वीडियो में हमने 11.1 से 11.8 तक शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। नई वीडियो हासिल करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि वक्त के साथ साथ आपको नई वीडियोस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 11.9 है, अ थर्मोस फ्लास्क कंटेनिंग मिल्क एज अ सिस्टम इज़ शेकन रैपिडली। कह रहा है कि एक हमारे पास थर्मोस फ्लास्क है, उसमें मिल्क है और ये जो थर्मोस फ्लास्क है ये एक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है और इस थर्मोस को हम तेज़ी से हिलाते हैं। डज द टेम्परेचर ऑफ मिल्क राइज। क्या जो दूध का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेगा। वी नो दैट टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही सिलसिला होगा। व्हेन वी रैपिडली शेक द थर्मोस फ्लास्क, जैसे ही हम थर्मोस फ्लास्क को तेज़ी के साथ हिलाते हैं, वी डू सम वर्क ऑन मिल्क, तो जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होता है। दिस वर्क डन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मिल्क। जो मिल्क के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है मतलब कि मूव करने की जो सलाहियत है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। हैंस द टेम्परेचर ऑफ मिल्क राइजेस। तो इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से टेम्परेचर के उसका जो मिल्क का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। 11.10 है, व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम। कह रहा है कि रूम का जो टेम्परेचर है उसके साथ क्या होगा। व्हेन एन एयर कंडीशनर इज़ लेफ्ट रनिंग ऑन अ टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम। अगर जो एयर कंडीशनर है उसको हम रूम के बिल्कुल मिडल में रख दें तो उसका टेम्परेचर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, रूम का जो टेम्परेचर है। आंसर देखते हैं इसका। द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल नॉट डिक्रीज व्हेन इट इंक्रीजेज स्लाइटली। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर रूम का उसके ऊपर कम नहीं होगा, व्हेन इट इंक्रीज स्लाइटली, अगर हम उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे तो कोई इतना असर नहीं पड़ेगा। As air conditioner is running at the middle of the room, it absorbs as well as rejects heat in the same room at the same rate. कह रहा है कि एयर कंडीशनर अगर मिडल ऑफ द रूम में रखा हुआ है तो ये एनर्जी को अब्जॉर्ब भी करेगा और उसको एनर्जी को हीट की शक्ल में रिजेक्ट भी करेगा। तो टेम्परेचर तो ओवरऑल सेम रहेगा। सो टेम्परेचर ऑफ द रूम रिमेन्स अनचेंज बट ड्यू टू द वर्किंग ऑफ कंप्रेसर सम हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन। कह रहा है कि लेकिन कुछ वर्क हुआ है कंप्रेसर में, वर्किंग ऑफ कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर वर्क कर रहा है तो इस वजह से हीट प्रोड्यूस होगी फ्रिक्शन की वजह से। अब ये जो हीट है ये क्या करती है, सो टेम्परेचर ऑफ द रूम विल इंक्रीज स्लाइटली। तो थोड़ा सा जो टेम्परेचर होता है रूम का वो इंक्रीज हो जाता है। 11.11 है, कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट एनर्जी, इफ़ सो गिव एन एग्जांपल। कह रहा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, क्या मैकेनिकल एनर्जी तमाम की तमाम वो कन्वर्ट की जा सकती है हीट एनर्जी में, उसकी एग्जांपल दीजिए। आंसर की तरफ आते हैं। व्हेन अ गैस इज़ कंप्रेस आइसोथर्मली। अगर हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं कौन से प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस से, द वर्क डन, जो वर्क डन है मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी जो उसके ऊपर हम गैस के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में। और हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। मतलब कि अब या फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो ज़ीरो होगी। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब ज़ीरो होगी तो हमारे पास Q इज़ इक्वल टू W आ जाएगा। तो हम माइनस का साइन दोनों तरफ लगा सकते हैं।
और नहीं भी लगा सकते। मतलब कि अगर माइनस माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि वर्क डन नेगेटिव हुआ है, और प्लस डब्ल्यू को मतलब है वर्क डन पॉजिटिव है। तो मतलब क्या हुआ, जो वर्क डन है उसको हमने हीट में कन्वर्ट कर दिया है। कब? जब हमने प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल किया, आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब कि जिसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और क्यू जो हीट है वो वर्क डन यानी कि मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन 10.12 है, डस इंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू फ्रिक्शन। कह रहा है जी इंट्रोपी सिस्टम की वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है फ्रिक्शन की वजह से, ये बताना है। तो आंसर इसका चेक करते हैं। इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। डेल्टा एस से एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो ड्यू टू फ्रिक्शन सम मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये कहा था कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको वो हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब क्या कि हीट इज़ एडेड अप इनटू द सिस्टम, कि हीट जो है सिस्टम में ऐड हो रही है, विच इंक्रीजेज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। सो अब हीट चूँकि सिस्टम में ऐड हो रही है तो हम कहेंगे जो एंट्रोपी है सिस्टम की वो क्या है, इंक्रीज़ करेगी। 11.13 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। कह रहा है कि हम कुछ मिसालें दें कि नेचुरल प्रोसेस जो होता है जिसमें एंट्रोपी जो होती है वो इंक्रीज़ हो रही है। कुदरती प्रोसेस, कुदरती तरीक़ेकार जो होते हैं उसमें एंट्रोपी इंक्रीज़ कर रही है, उसकी एग्जांपल देनी होती हैं। द मेल्टिंग ऑफ आइस इन्वॉल्व्स द इंक्रीज इन एंट्रोपी। जो आइस यानी कि बर्फ़ का जो पिघलना है उससे क्या होता है कि एंट्रोपी इंक्रीज़ हो जाती है। कैसे? आइस अब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अब आइस जो है वो इर्द गिर्द के माहौल से हीट को अब्जॉर्ब कर रही है एंड चेंजेस इट्स स्टेट, और उसकी जो स्टेट है, हालत है आइस की, वो चेंज हो जाती है। दस एंट्रोपी इंक्रीजेज, तो हम कहते हैं एंट्रोपी इंक्रीज हुई है। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस इन विच फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। कह रहा है जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं जिसमें फ्रिक्शन जो है वो इन्वॉल्व होती है उसमें एंट्रोपी सिस्टम की हमेशा इंक्रीज़ करेगी। 11.14 है, एन एडियाबैटिक चेंज इज़ द वन इन विच। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। एडियाबैटिक चेंज जो है वो क्या होता है, हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। पहला है नो हीट इज़ एडेड और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम में हीट ना तो एंटर होती है और ना लीव करती है। दूसरा है नो चेंज ऑफ टेम्परेचर टेक प्लेस, के सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। सी है बॉयज़ लॉ इज़ एप्लीकेबल, यानी कि एडियाबैटिक चेंज में हम बॉयज़ लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मतलब कि एडियाबैटिक चेंज में ना तो हीट ऐड होती है और ना ही हीट लीव करती है सिस्टम में। 11.15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ इरिवर्सिबल। कि आपने बताएं कि कौन सा प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल है। ऑप्शन हम देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन हैं। स्लो कंप्रेशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग, कह रहा है कि स्प्रिंग को स्लोली कंप्रेस करें तो इसको हम कहेंगे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। सेकंड है स्लो एवेपोरेशन ऑफ ए सबस्टांस इन एन आइसोलेटेड वेसल, कह रहा है कि जो आहिस्ता से एवेपोरेशन होती है किसी भी सबस्टांस की एक यानी कि आइसोलेटेड वेसल में। सी है स्लो कंप्रेशन ऑफ गैस, गैस को हम स्लोली कंप्रेस करते हैं। डी है अ केमिकल एक्सप्लोजन, केमिकल एक्सप्लोजन के मतलब कि केमिकली एक बम ब्लास्ट जैसे होता है, एक्सप्लोड होता है, इस तरह से एक्सप्लोजन होती है। तो इरिवर्सिबल देखा जाए तो हमारे सामने केमिकल एक्सप्लोजन जो है ऑप्शन डी, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। 11.16 है, एन एडियाबैटिक रिवर्सिबल हीट इंजन हैज़। जो रिवर्सिबल हीट इंजन होता है वो उसका ए ऑप्शन है कि उसकी 100% एफिशिएंसी होती है। बी है हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है। सी है एन एफिशिएंसी विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, के
जो हीट इंजन होता है उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी एफिशिएंसी। डी है नन ऑफ देम। तो आइडियल हीट इंजन जो होता है, रिवर्सिबल हीट इंजन, उसकी एफिशिएंसी हाईएस्ट हो सकती है, 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट की सूरत में लाजमी हमें बताएं कि कोई भी क्वेश्चन है उसको, ताकि हम उसको एंटरटेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।